गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आपका गौरव क्लासेज में। और हम लोग शाम के 7 बजे ज्योग्राफी पढ़ते हैं डेली। और हिमालय हम लोग खत्म कर चुके हैं, उसी के आगे का सिलसिला हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, आपको बता दिया जाए कि इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, उसके साथ साथ आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर और इंग्लिश, सब कुछ चीज़ें आपको मिलेगी। तो आप दिन भर बस लगे रहिए, पढ़ते रहिए अपना, ठीक है ना। और एग्जाम की प्रिपरेशन आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप हमें जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। या फिर इस लेक्चर को और ज़्यादा इफेक्टिव हम कैसे बनाएं, इसको भी आप अपनी एडवाइस दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप सारी चीज़ें बता सकते हैं। आइए, चूंकि हम लोग हिमालय पढ़ चुके हैं, तो हिमालय के बाद से जो टॉपिक आता है वो आता है उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान, ठीक है ना। देखिए, जब हम भारत का विभाजन पढ़ रहे थे, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, तो भारत को विभाजन में हमने 4 भागों में बांटा था। एक था भारत, उत्तरी भारत का हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, क्या था, उत्तरी भारत का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा था उत्तर भारत का विशाल मैदान, और तीसरा था दक्षिण का पठार, या फिर जिसको हम कहते हैं दक्कन का पठार या फिर प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा था तटीय क्षेत्र तथा द्वीप, ठीक है ना। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ चुके हैं हम लोग। सेकंड हम पढ़ रहे हैं भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। ये जो उत्तर भारत का मैदान है, इस उत्तर भारत के मैदान में आपको क्या क्या जानना है तो समझ लीजिए। उत्तर भारत मतलब सबसे पहले बात तो हो रही है नॉर्दर्न इंडिया की, यानी इंडिया का ये अगर हम मैप देखें तो ये जरा लगभग अगर आपको देखा जाए तो ये यहां की बात हो रही है, यहां की बात हो रही है, ठीक है ना। इसके नीचे की नहीं, यहां की बात हो रही है, उत्तर भारत का। और मैदान का मतलब है कि हमने शुरुआत में ही आपसे बताया था कि जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर हो, ठीक है ना। जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर हो उसे हम क्या बोलते हैं, मैदान कहते हैं, ठीक। तो आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा कि उत्तर भारत का मैदान का मतलब क्या। तो मैदान का मतलब है प्लेन एरिया जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर है, और उत्तर भारत का मतलब है कि यह भारत के नॉर्दर्न एरिया में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किस युग में हुआ, तो आप कहोगे सर जी प्लीस्टोसीन, लिखा है प्लीस्टोसीन युग में। यानी उत्तर भारत का मैदान किस युग में बना है, तो प्लीस्टोसीन युग में बना है। अच्छा, उसके बाद से ये उत्तर भारत का मैदान का निर्माण होता कैसे है, तो मैदान का निर्माण होता है नदियों के द्वारा होता है। क्या होता है कि नदियां पहाड़ी क्षेत्र से निकलती हैं, पहाड़ों को तोड़ती हैं, और पहाड़ों को तोड़कर उनके जो सेडिमेंट होते हैं, अवसाद होते हैं, उनको एक जगह से अपरदित कर यानी इरोजन करके दूसरे जगह उसका डिपोजिशन कर देती हैं, जिसके वजह से वहां पर मैदान का निर्माण होता है। तो इस उत्तर भारत के मैदान में कौन कौन सी नदियां पार्टिसिपेट की हैं, तो आप कहोगे सर जी एक तो है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र का मतलब है कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर निर्माण की हैं। दूसरा कह देंगे सर जी गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र का मतलब है गंगा और उसकी सहायक नदियां, उसमें यमुना भी आ जाएगी। और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र यानी इन तीन नदियों के द्वारा किसका निर्माण हुआ है, इन 3 नदियों के द्वारा उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा और बात कर लेते हैं हम लोग, इसकी लंबाई कितनी है, तो आप कह देंगे सर जी इसकी लंबाई ईस्ट टू वेस्ट यानी सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक कितना है, तो लगभग 3200 किलोमीटर है, ठीक है ना। ईस्ट टू वेस्ट इसका लंबाई कितना है, तो 3200 किलोमीटर। फिर अगर आपसे पूछा जाएगा कि एवरेज चौड़ाई कितनी है इसकी, तो आप कहेंगे कि देखिए सर जी इसकी एवरेज चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। मतलब ये क्या है, कहीं पर पतला है तो कम से कम कितना पतला है, 150, और बहुत ज्यादा चौड़ा है तो कितना है, 300 किलोमीटर, ठीक है ना। इसका एरिया बता दीजिए सर जी, तो आप कह देंगे कि देखो इसका एरिया जो है
वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना, इसका एरिया कितना है, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। भारत का एरिया कितना है, तो 3287 आगे बताइएगा जरा, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में, बहुत बार बता चुके हैं। ठीक, तो एरिया, ठीक है ना, तो ये एरिया कितना हो गया, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। अच्छा, अब कुछ और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये जो डिफरेंट हमारा उत्तर भारत का मैदान है, हमने नदियों के बारे में बता दिया, सारी चीजें बता दिया। अब इसके बाद से क्या होगा, इसको हमने फर्दर क्या किया, डिवाइड किया। अब इसके विभाजन करने में हमने कई सारे मेथड को देखे। तो इसके विभाजन में सबसे पहला जो पार्ट है, तो पहला है इसका पंजाब का मैदान, यानी पंजाब का मैदान। देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी हैं, तो महत्वपूर्ण नदियां आप कहेंगे कि देखो, एक तो आपका सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। इन सभी नदियों की सहायक नदियों ने पत्थर को काट के इस गंगा मैदान का निर्माण किया है। लेकिन फिर फर्दर जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बार बार में, तो इसमें मोस्टली क्या है, तो पहला है पंजाब का मैदान। तो आपसे कोई पूछेगा कि पंजाब के मैदान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो आप कहोगे पंजाब के पास कौन सी नदी है, तो आप कहोगे साहब सिंधु नदी है एवं उसकी सहायक नदी। यानी पंजाब के मैदान का निर्माण सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों ने क्या किया है। तो आप एक शब्द पढ़ते होंगे जिसका नाम होता है दोआब। दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का जो मैदानी क्षेत्र होता है, ये मान लीजिए कोई एक गंगा नदी है, ये यमुना है, तो इस नदी के बीच का जो एरिया है, इसे हम क्या बोलते हैं, दोआब। और पंजाब तो 5 नदियों का प्रदेश है, उसमें 5 नदियां बहती हैं, तो वहां पर दोआब यानी समतल सपाट मैदान अधिक पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी से लेकर, ठीक है ना, गंगा नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, पंजाब का मैदान। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका क्या कहना है, यानी पंजाब के मैदान का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है, तो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक। अच्छा, दूसरा कौन सा मैदान है, तो आप कहेंगे गंगा का विशाल मैदान, गंगा का विशाल मैदान। ठीक है ना, तो आप इसका विस्तार कहां से कहां तक कहोगे, तो कहोगे साहब विस्तार। साहब जब उसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर गंगा तक था, तो इसका विस्तार कहां होगा, गंगा से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, गंगा से लेकर कहां तक, ब्रह्मपुत्र तक। तो साहब उसके आगे क्या होगा, तो जरा आप खुद दिमाग लगा के सोचिए कि ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भी मैदान है क्या, तो आप कहोगे नहीं, उधर तो पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है ना, तो ये 2 मैदान, यानी उत्तर के मैदान को हम लोग फर्दर 2 भागों में डिवाइड किए। एक था पंजाब का मैदान जो सिंधु से गंगा तक था, उसमें जो नदियां थी उन्होंने उसका निर्माण किया। फिर दूसरा था गंगा से लेकर कहां तक, ब्रह्मपुत्र तक। कौन कौन सी नदियां महत्वपूर्ण हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये आपको ध्यान रखना है, गंगा नदी का विशाल। अब देखिए, एक चीज और सीख सकते हैं क्या, एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था, ज्योग्राफर कह सकते हैं, R.L. सिंह, प्रोफेसर R.L. सिंह या फिर डॉक्टर R.L. सिंह। इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या, 1971 में लिखा है इन्होंने। इनके बुक का नाम था इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी। प्रोफेसर R.L. सिंह ने 1971 में अपनी किताब इंडिया रीजनल ज्योग्राफी, इसमें इन्होंने भारत को कितने भागों में बांटा, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, इन्होंने भारत को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा, बस जो हम आपको बता चुके वही। और ये BHU के प्रोफेसर थे, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ और करते हैं। अब देखते हैं कि कैसे इन जितने भी मैदान है उन मैदानों का निर्माण कैसे हुआ, जरा देखते हैं। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, उत्तर के मैदान का भौतिक
विभाजन, उत्तर के मैदान का भौतिक विभाजन। यानी जो एक जो क्या बोलते हैं गंगा और पंजाब के मैदान की बात हम लोगों ने किया, इसी का भौतिक विभाजन की बात हो रही है। जरा इसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो इसमें कुछ प्रमुख क्षेत्र आते हैं। एक आता है भाबर का क्षेत्र, भाबर का क्षेत्र। दूसरा आता है तराई का क्षेत्र, भाबर का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र। तीसरा आता है बांगर का क्षेत्र, बांगर, ठीक है ना। उसके बाद से आता है बांगर के बाद से खादर, बांगर के बाद से खादर, और फिर क्या आता है डेल्टाई क्षेत्र। ये उत्तर के भारत के मैदान को 5 भागों में, एक और आप जोड़ सकते हैं मरुस्थल, जो हमारा पश्चिमी मरुस्थल है उसको देखते हैं। आइए जरा इसको समझते हैं अदर माध्यम से। देखो एक एक करके समझते हैं। अच्छे वे एकदम कॉन्सेप्चुअल स्टडी आपको करना है। कहीं से भी आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हमने रट्टा मारने की कोशिश की है। आइए देखिए सीखते हैं कैसे। देखो मान लीजिए कोई नदी बह रही है, ठीक, ये नदी बह रही है, ठीक। तो नदी सबसे बह के आएगी ऊपर से। नदी जब ऊपर से बह के आएगी तो यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, ठीक है ना, ये पहाड़ी इलाका है। तो इस पहाड़ को तोड़ेगी। तो जब इस पहाड़ को तोड़ेगी तो यहां पर जो पानी में इसके सेडिमेंट होगा, अवसाद होगा, उस मिट्टी का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है नदी ने अभी ज्यादा दूरी तय नहीं की है और पत्थर को जस्ट अभी तोड़ी है। लेकिन जैसे जैसे हम नदी के मुहाने की तरफ जाएंगे तो उस मिट्टी के कण का साइज क्या हो जाएगा, कम होता रहेगा। उस मिट्टी के कण का साइज कम होता रहेगा धीरे, यानी यहां पर बड़ा, धीरे छोटे छोटे होते 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 यहां पर बहुत ही छोटे। इसी प्रकार जो मिट्टी यहां पर रहेगी, ठीक है ना, जो मिट्टी यहां पर रहेगी इसमें ह्यूमस नहीं होगा, यानी सड़े गले पदार्थ नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर नदी की स्पीड बहुत तेज होगी और कोई भी अगर पेड़ पौधा गिर भी जाता है, सड़ भी जाता है, तो वहां पर रुकेगा नहीं, क्योंकि वहां पर उसको लेके जाने वाले मेथड बहुत सारे हैं। इसलिए वो वहां से बहुत तेजी से जाएगा क्योंकि स्पीड बहुत तेज है उसकी। तो ध्यान रखेगा, यहां पर ह्यूमस भी कम होगा तो यहां पर खेती भी अच्छी नहीं होगी। तो धीरे धीरे जैसे 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 हम मुहाने की तरफ जाएंगे तो इस नदी के किनारे जो जमीन होगा उस जमीन की फर्टिलिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो समझ लीजिएगा, यानी नदी जिस पहाड़ी इलाके से निकलती है उस पहाड़ी इलाके का जो पास का क्षेत्र है, जो पहाड़ी इलाके का जो पास का क्षेत्र है उसे हम भाबर कहते हैं। ध्यान रखें, इससे पहले मैं ऐसे नहीं पढ़ाता था, डिफरेंट में पढ़ाता था। जो बच्चे हमसे जुड़े हैं वो जानते हैं कि मैं ऐसे नहीं पढ़ाता था, उसका इसको पढ़ाने का आइडिया कुछ अलग था। लेकिन मैं खुद हमेशा पढ़ता हूं। मैं एक बार ज्योग्राफी पढ़ चुका हूं, कई बार पढ़ चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ता हूं अभी भी कि मुझे कुछ नया मिल जाए, फिर कुछ यूनिक स्टाइल मिल जाए। और मैं पाता हूं कि हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया मिला और मैं अपने स्टाइल को अपग्रेड करता ही रहता हूं, ठीक है ना। आइए, तो जो नदी पहाड़ के पास का जो एरिया है वो हम कहते हैं भाबर का क्षेत्र। तो यहां पर पत्थर के साइज बड़े होंगे, यहां पर फर्टिलिटी बिल्कुल भी कम न होगी। इसके बाद से जस्ट इसके बाद वाला एरिया होता है, यानी भाबर के जस्ट कुछ किलोमीटर बाद वाला एरिया क्या होता है, तराई वाला होता है, ठीक, तराई वाला क्षेत्र होता है, ठीक। तराई का क्षेत्र क्या होता है, बस इससे साइज और छोटी हो जाती है। यहां पर नमी ज्यादा होती है और नमी के साथ साथ क्या होता है, इसमें ह्यूमस भी ज्यादा होता है, इसलिए यहां पर दलदली क्षेत्र होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो पेड़ पौधे सड़े गल रहे थे, टूटे थे, वो यहां पर आके जमा होते हैं और जमा होकर पानी भर जाता है तो धीरे धीरे ये सड़ने गलने लगते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद से जो क्षेत्र है वो क्या है, वो क्या है, बांगर का क्षेत्र है। क्योंकि अब मिट्टी कैसी बनेगी, अब मिट्टी ना तो बड़ी साइज होगा, ना तो मिट्टी की साइज कैसी होगी, ना तो मिट्टी में सड़े गले पदार्थ होंगे, दलदली टाइप होगा, मिट्टी सूखी होगी। लेकिन फिर भी ये जो सड़ा गला पदार्थ है वो यहां पर कम डिपॉजिट होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बांगर। यानी ये भी जलोढ़ मिट्टी है लेकिन पुरानी हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि नई तो यहां बनेगी ना, उससे भी नई यहां होगी, क्योंकि सब यहां से टूट के डिपॉजिट तो अंत में यही होगा। तो सबसे नया यही होगा और सबसे पुराना जैसे जैसे इधर घूमेंगे इधर पुराना ही होता जाएगा। तो ये क्षेत्र होता है बांगर, यानी लगभग बीच का। नदी के मुहाने से कुछ देर पहले वाला जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, खादर होता है। और उसके बाद से नदी का जो लास्ट वाला एरिया होता है इसे हम कहते हैं
डेल्टाई क्षेत्र जहां पर नदी अपना सब कुछ अवसाद ले जाके वहां पर डिपोजिट कर देती है, उसे हम डेल्टाई क्षेत्र कहते हैं। डेल्टा का आकार बन जाता है, इसलिए हम उसको डेल्टा कह देते हैं। बाकी हम इसको समझाएंगे नदी के चैप्टर में। अच्छा, ये तो नदी के आधार पर इसका क्या हो गया, विवरण हो गया। कैसे? इसका लंबवत हुआ, हॉरिजॉन्टल नहीं, इसका लंबवत वितरण हुआ कि अगर नदी को हम जहां से उसके ओरिजिन से लेके उसके डेस्टिनेशन तक अगर हम लंबवत रूप से बांटे तो नदी में मिट्टी की क्वालिटी कैसी होगी। लेकिन यही हम उल्टा कर दें, अगर हम नदी को क्या कर दें, नदी को लंबवत को हटाकर क्षैतिज रूप से देखें तो फिर कैसा होगा, ऐसे समझ लीजिए। फिर उसके बाद से हम एक बार और अभी समझाएंगे आपको, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, बस आप सीखते जाइए। जैसे मान लीजिए नदी है, ठीक है, नदी है, नदी को आप जानते हैं कि नदी हमेशा अपने किनारों पर सारी चीजें जमा करती है, ठीक है ना। तो नदी दो मिट्टी है, एक होता है मेन बांगर और एक होता है खादर। ये दोनों को हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। एक होती है नवीन जलोढ़ मिट्टी और एक होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब जरा सोचिए, इस नदी के यहां पर नया मिट्टी पाया जाएगा कि यहां पर पाया जाएगा, सोचिए जरा। इस मिट्टी के यहां पर नया जल पाया जाएगा, यहां मिट्टी पाया जाएगा कि यहां पर। जवाब था कि जो नदी के पास है वहां पर हमेशा नदी बहती रहेगी, कटाव करती रहेगी, नया माटी जमा करती रहेगी। तो वो क्या है, वो नया है। और नदी जो किनारा हो गया, जैसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो नदी का रास्ता बदलता जाएगा। तो जब नदी का रास्ता बदलता जाएगा, जहां पर नदी किनारे में मिट्टी जमा कर रही है वो भी पुराना होता जाएगा, नदी इधर बहती जाएगी और मिट्टी जमता जाएगा। तो धीरे धीरे पुराना हो जाएगा। जो पुराना हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बांगर मिट्टी। और जो नया नदी के पास वाला है उसे हम क्या बोलते हैं, खादर मिट्टी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। अब आइए एक्चुअल में भारत में, उत्तर के भारत के मैदान के रूप में अच्छे से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे भारत में इस मिट्टी का विस्तार है। अब एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना, एक डायग्राम बनाएंगे, उसको हम लोग सीखते हैं। देखो, मान लीजिए ये है हमारा हिमालय, ठीक है ना, जिस हिमालय का नाम है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी, इससे पहले हम लोग हिमालय पढ़ चुके हैं, शिवालिक श्रेणी, ठीक। अब शिवालिक श्रेणी, अब आप जानते हैं कोई भी भारत में नदी ऐसे थोड़ी ना कि ऐसे डायरेक्ट बहती है ना, ऐसे नहीं बहती। भारत में नदी कैसे बहती है, ऊपर से निकलती है सब, इस शिवालिक को तोड़कर फिर ऐसे बहती है सब, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मतलब क्या होगा, पहले शिवालिक को तोड़ के शिवालिक के पास ही बड़े बड़े, शिवालिक को तोड़ के शिवालिक के पास ही बड़े बड़े क्या बनाएंगे, बड़े बड़े इन पत्थर को जमा कर देंगे सब, ठीक है ना। इन पत्थरों को शिवालिक के पास ही नदियां क्या कर देंगी, जमा कर देंगे, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे आप क्या कहोगे, कहोगे सर जी ये तो भाबर का मैदान है। मतलब भाबर के मैदान की खासियत क्या है, तो आप कहोगे पहली बात, इसमें बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। दूसरी बात, इसमें खेती नहीं की जाती। तीसरी बात, इसमें नदियां क्या हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। पूछो कैसे। अब ये हिमालय को तोड़ के नदी आई तो इस हिमालय पत्थर को तोड़ के यहीं पे गिरा दी। जब यहीं पे गिरा दी तो बड़े बड़े भूखंड के बीच में नदी बह रही है, तो बड़े बड़े पत्थर के बीच में नदी का पानी अंदर चला जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको कैसे समझना है, जैसे आप एक पानी लीजिए, ठीक है ना, एक गिलास लीजिए, गिलास में आधा गिलास पानी रखिए और उसमें कंकड़ पत्थर गिरा दीजिए। जब पूरा भर देंगे कंकड़ पत्थर से आपका गिलास, तो गिलास के नीचे जो पानी है वो पानी आपको दिखाई नहीं देगा। इन द सेम वे इसमें का भी जो पत्थर होता है, इस पत्थर के नीचे नदी का पानी डूब जाता है तो पता नहीं चलता है कि इसमें क्या है, कि इसमें नदी बह रही है। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, लेकिन जब फर्दर नदी इसको तोड़ती है तो इसको भी तोड़ेगी, शिवालिक को भी, और इसको तोड़ेगी। जब दोनों को तोड़ेगी तो यहां पर मिट्टी का साइज क्या हो जाएगा, पत्थर का साइज हो जाएगा छोटा, ठीक, क्योंकि भाई इनके बीच में भी तो तोड़ेगी ना। तो जब इस मिट्टी का साइज, पत्थर का साइज हो जाएगा छोटा, अब क्या होगा, एक तो ये छोटा हो गया। तो भैया दलदली क्षेत्र में क्या होता है, दलदली क्षेत्र में पत्थर होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, पार्टिकल छोटे होते हैं,
और यहाँ पर प्लांट्स भी तो हैं, ये प्लांट्स सड़ के आएंगे ऊपर से, तो ये सब कहाँ जुटेंगे, यहीं पे जुटेंगे और इसी में सड़ गल के क्या हो जाएंगे, एक बहुत ही दलदली क्षेत्र बन जाता है। और इस दलदली क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तराई। क्या कहते हैं, तराई। ठीक, अब ये तराई के क्या खासियत है, तो कहोगे सर जी इसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा पाया जाता है, यानी सड़े गले पदार्थ यानी कार्बनिक पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। और सर जी ये जो तराई होता है यहाँ पर नमी बहुत ज्यादा पाया जाता है, मॉइस्चर। पूछो क्यों, क्योंकि जब दलदली क्षेत्र है तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा पाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर धान की खेती बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। ठीक, उसके साथ साथ जितने भी मच्छर जनित बीमारियां होती हैं, वायरस जनित बैक्टीरिया जनित जो बीमारियां होती हैं, इनको फैलने के लिए उच्च कंडीशन यहां पर मिलती है। पूछो क्यों, देखो कोई भी बीमारी कब नहीं फैलेगा, जब किसी जगह का टेम्परेचर 0 डिग्री है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया वायरस काम नहीं करते, या फिर उसका टेम्परेचर 100 के पार है, यानी उसमें कोई भी बैक्टीरिया मर जाता है। लेकिन बीच में अगर नमी उनको मिल जाता है तो वो बहुत ही अच्छा मीडियम मिल जाता है उनको ग्रो करने का। और इस तराई क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा नमी होती है, इसलिए यहाँ पर जीवाणु जनित जो बीमारियां होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ये क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो हिमालय से सटे हुआ जो इलाका है उत्तर प्रदेश का, जो आप वहां से सहारनपुर से लेके वहां तक पूरा बिहार तक, आप जो ऊपर पतली सी पट्टी है वो पूरी पतली सी जो पट्टी है वो तराई का क्षेत्र कहलाता है। और उस तराई के क्षेत्र में बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। जैपनीज इंटेफ्लाइटिस का नाम आपने सुना होगा, मलेरिया का नाम सुना होगा आपने, ये सब के सब। और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज का हाल आप सभी जानते होंगे कि कैसे जैसे ही बरसात का दिन आता है वहां पर जैपनीज इंटेफ्लाइटिस के केस बढ़ने लगते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो ये भाबर हो गया, तराई हो गया। अब नदी फिर से आई, नदी फिर से आई, तो जब नदी फिर से आई तो अब क्या करेगी, इसको भी तोड़ेगी, इसको भी तोड़ेगी, तो इसको यहाँ पे क्या बिठाएगी, नदी अब मिट्टी का साइज बिल्कुल छोटा कर दी, तो ये क्या करेगी, ये किनारे पे इसने जो डिपॉजिट किया इसको हमने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया बांगर। चूंकि हमारे यहाँ नदियां सीधे नहीं बहती हैं, अगर जम्मू कश्मीर से निकल के नदी कन्याकुमारी में निकल जाती तब तो हम नीचे पड़ते, तब तो ये बांगर के नीचे खादर पड़ते, लेकिन हम जानते हैं कि ये हमारी नदी ऐसे बह के ऐसे जाती है, ऐसे, ठीक है ना, इसलिए अब ये नदी सबसे पहले बह के यहां पर इसको क्या करेगी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी यहां पर, और इसके बाद से जो किनारे वाला क्षेत्र होगा यहां पर क्या होगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी होगा यहां पर। ठीक है, यहां पर नवीन जलोढ़ मिट्टी होगा, तो इसे हम क्या बोल देंगे मुन्ना, इसे हम बोल देंगे खादर। ये बात को समझने सोच नहीं करना, ऐसे बांगर के बगल में खादर कैसे हो गया, क्यों, क्योंकि नदी की साइज ही ऐसे है। अब ये बांगर के बगल में खादर और खादर के बगल में क्या होगा, तो यहीं पर डेल्टा बन जाएगा। तो जब डेल्टा बन जाएगा तो यहां पे कौन सी भूमि होगी, डेल्टाई भूमि होगी। ठीक, तो इस डेल्टाई भूमि में क्या होगा, सभी कंकड़ पत्थर सभी सड़े गले पदार्थ जाके यहाँ पे मिल जाएंगे, और इस डेल्टाई भूमि में जब मिल जाएंगे तो डेल्टाई भूमि में बहुत ही ज्यादा फर्टिलिटी होगी। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि इन सब में सबसे ज्यादा फर्टिलिटी कहाँ है, तो हम कहाँ कहेंगे आपको, डेल्टाई भूमि में। क्यों, क्योंकि इसमें ह्यूमस सड़े गले पदार्थ की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, तो बांगर खादर जलोढ़ मिट्टी सब आपने समझ लिया। हाँ, अब इसमें कुछ बचा क्या आपके लिए, कुछ नहीं बचा। मरुस्थल, अब देखो मुन्ना, जब ये नदी का पानी बहुत धीरे धीरे कम हो जाएगा, जरा मिटा दे हम आपको यहां पे, कहीं पर भी समस्या हो बेझिझक बोलिएगा आपको। चलो, हाँ, अब देखो क्या होगा, जब धीरे धीरे नदी का पानी कम होता जाएगा, तो जब नदी का पानी कम होता जाएगा तो क्या होगा, और बरसात नहीं होगी, तो धीरे 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 ये किनारे वाली मिट्टी क्या हो जाएगी, ये किनारे वाली मिट्टी धीरे धीरे मरुस्थल में बदल जाएगी, मरुस्थल में बदल जाएगी। क्यों, मरुस्थल की परिभाषा ही क्या है, मरुस्थल हम उसे ही कहते हैं जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। मरुस्थल हम किसे कहते हैं, मरुस्थल वे प्रदेश होते हैं जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। इसीलिए दुनिया के हमेशा हर एक महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर ही
क्या पाए जाते हैं? हर एक महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर ही मरुस्थल पाए जाते हैं, पूर्वी किनारे पर कहीं पर भी आपको मरुस्थल देखने को नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। अभी इसके कारण क्या है, इसके कारण कई है, मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी में बताऊंगा, ठीक है ना। तो मरुस्थल आप समझ गए क्या होता है, जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ये डायग्राम बना लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम जरा हट गए आपको, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। अगर ना समझ में आए तो इसको कई बार देखिएगा, ठीक है ना, फिर आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। रिपीट में 2 बार देख लेंगे तो आपको काम हो जाएगा। मिटाते, चलिए मिटा देते हैं। अब 2-4 चीजें, 2-4 फैक्ट बचे हैं, उनको बस सीख लेते हैं और सीख के खत्म करते हैं इस मामले को। देखो, पंजाब में बांगर को क्या कहते हैं? पंजाब में बांगर मिट्टी को धाया कहते हैं, धाया। और खादर मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर मिट्टी को बेट कहते हैं। पंजाब में बांगर मिट्टी को धाया और खादर मिट्टी को बेट कहते हैं। 2 चीजें हैं। 2 नाम और है, एक है रेह और दूसरा है भूर। रेह क्या होता है? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जैसे क्या है, ये कोई खेत है, यहां पर खेत में जब हम ये खेत पे, जो कोई खेत है, इस खेत पर हम क्या करते हैं? अत्यधिक सिंचाई करते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंचाई करते हैं नलकूपों के द्वारा। तो जब सिंचाई करते हैं तो धरती के अंदर से, जमीन से पानी निकालकर इसमें हम क्या कर देते हैं? अच्छे से पटा देते हैं। कोई और पटाना मत समझना, खेत पटा देने का मतलब है कि वहां पर पानी से इसको भर देना, ठीक है ना। तो ठीक है, हमने नलकूप से जल निकाला और जल से इस खेत को भर दिया। धीरे 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 लाखों साल कह रहे हैं, मतलब सालों दर साल, आपको सैकड़ों साल में क्या होगा, जैसे जो जमीन से पानी हम लोग निकालते हैं ना, पानी भले ही मीठा होता है, लेकिन उसका अगर हम लोग चेक करवाते हैं मिनरल्स, तो उसमें सोडियम भी पाया जाता है, क्लोरीन भी पाया जाता है, तमाम प्रकार के साल्ट पाए जाते हैं, जिनकी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी उसमें साल्ट होते हैं। तो क्या होता है, जमीन के अंदर जो भूमिगत जल होता है उसमें साल्ट होता है, तो अत्यधिक सिंचाई करने के कारण ये साल्ट धीरे धीरे इस भूमि पर क्या होने लगता है? जमने लगता है। और जैसे जैसे इस भूमि पर साल्ट जमने लगता है तो ये भूमि क्या हो जाती है? ये भूमि अनउपजाऊ हो जाती है। क्या हो जाती है? ये भूमि अनउपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि इसकी सैलिनिटी बढ़ जाती है, क्षारीयता बढ़ जाती है, इसलिए ये भूमि अनउपजाऊ हो जाती है। और ऐसी भूमि को क्या बोलते हैं? रेह। यानी अर्थात आपसे अगर कोई पूछे रेह क्या है, तो आप कहोगे कि वह भूमि जहां पर अत्यधिक सिंचाई होने के कारण भूमिगत जल में स्थित नमक उस खेत में बिछ जाता है, तो हल्की सी एक परत उस खेत के ऊपर बिछ जाती है, किसकी? नमक की, जिस कारण भूमि अनउपजाऊ होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? रेह कहते हैं। और यह सामान्यतः कहां मिलता है? तो हरित क्रांति के बाद पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ये ऐसे खेत देखने को आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये रेह क्या होता है? अब आते हैं नेक्स्ट। ये तो रेह हुआ। अब दूसरा है क्या? भूर। दोनों एक ही जैसा है, लेकिन हल्का सा टेंशन है, हल्का सा। क्या होता है? जैसे कोई खेत है, ठीक, इस खेत में फिर हमने अत्यधिक सिंचाई किया। जब अत्यधिक सिंचाई किया तो खेत के ऊपर, हम जब पृथ्वी के ऊपर की संरचना पढ़ते हैं तो इधर क्या है? सियाल है, सीमा है, ये क्या है? नीफ है, यानी ऊपर सिलिका ज्यादा है। तो जब क्या होता है? अत्यधिक सिंचाई के कारण खेत की ऊपरी सिलिका, जब पानी से हम उसमें सिंचाई कर देंगे तो सिलिका का कंपोजिशन हो जाएगा ढीला। वो सिलिका कैपिलरी रिएक्शन के कारण, ठीक है ना, केशिकत्व क्रिया के द्वारा ऊपर से वो सिलिका जमीन के पोर्स के द्वारा, छिद्रों के द्वारा जमीन के अंदर चली जाती है। तो सिलिका की ऊपर, खेत के ऊपरी हिस्सों में सिलिका की हो जाती है कमी। तो जब सिलिका की हो जाती है कमी तो वो खेत हो जाता है अनुपजाऊ, क्योंकि खेती करने के लिए सिलिका बहुत ही अति आवश्यक होता है। और जब वो भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं? भूर कह देते हैं। यानी ये दोनों कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा अच्छे से। अब आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक है ना।
हमारे डिस्कशन ग्रुप के साथ आप जरूर जुड़िए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिखा है। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप जरूर बताइए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे एक नए लेक्चर के साथ। मॉर्निंग में 7 बजे आपको पता ही है कि करंट अफेयर हम लोग पढ़ते हैं और सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई लोग एक बात कहते हैं कि हमें लिंक भेज दिया करिए या फिर ये, देखो कितनी बार कोई लिंक भेजेगा। आप सब्सक्राइब करके घंटा बजा लीजिए तो अपने आप आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। जब नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आपको फिर से उस लिंक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। कई लोग हैं जो ऐसा नहीं किए हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये चीजें बार बार कहने में मजा नहीं आता है, तो आप खुद इंटेलिजेंट है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।